दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका सन स्टार ए टू जेड एकेडमी में। दोस्तों हम लोगों ने क्लास 6 से लेकर 12 तक की भूगोल विषय की जो एनसीईआरटी है शुरुआत कर चुके हैं और उस कड़ी में हमने क्लास 6 की जो भूगोल एनसीईआरटी है उसको हमने शुरुआत किया है। उसमें हमने सबसे पहले पहला चैप्टर जो है सौर मंडल में पृथ्वी उसको हमने अध्ययन किया और उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करिए। यही हमारे मोटिवेशन का एक आधार है। तो दोस्तों आइए हम आपको ले चलते हैं क्लास 6 की जो भूगोल एनसीईआरटी है उसके अध्याय नंबर 2 पे ले चलते हैं। अध्याय नंबर 2 है जो हमारा ये है ग्लोब और उसमें क्या है अक्षांश एवं देशांतर। सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है अक्षांश एवं देशांतर जो हमारे पृथ्वी के बारे में एक स्थिति को जानने के लिए देशांतर और अक्षांश का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों यह न केवल क्लास 6 में है बल्कि इसकी उपयोगिता जो है सभी एग्जाम में है। सभी कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें अक्षांश और देशांतर को आधार मानकर बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो यह न केवल हमें जो है एग्जाम के ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि महत्वपूर्ण इसलिए भी है यदि हमको एटलस देखना हुआ, यदि हमको ग्लोब देखना हुआ तो उसमें हम किसी भी स्थिति को जान सकते हैं। आजकल तो गूगल मैप आते हैं, गूगल मैप में आप किसी भी स्थान को आसानी से सर्च करते हैं। दोस्तों लेकिन ज़रा आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप सर्च करिएगा तो वहाँ पर उस पॉइंट पे क्या होता है, कुछ अंक आते हैं, नॉर्थ साउथ करके कुछ अंक आते हैं। वो होता क्या है उसी को जानने के लिए हम आज इस क्लास की उपयोगिता सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा जो अध्याय है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, इस अध्याय को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लें कि इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। तो इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लोब, यानी ग्लोब होता क्या है, ग्लोब किसे कहते हैं। आप लोग ग्लोब ने बहुत सारे लोगों ने ग्लोब देखा होगा, लेकिन अगर किसी से पूछ लिया जाए कि वाकई ग्लोब होता क्या है तो लगभग सभी लोग जो है उत्तर देने की स्थिति में नहीं होंगे, या हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ा हो जाना हो तो उत्तर दे सकते हैं। लेकिन एक सामान्य विद्यार्थी जो है एक ग्लोब का परिभाषा देखने में थोड़ा बोलने में जो है थोड़ा सा वो अपने आप को असमर्थ पाएगा। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांश होता क्या है और किसे कहते हैं और इसकी उपयोगिता क्या है, क्यों अक्षांश बनाया गया, क्या कारण था कि अक्षांश बनाने की, और क्या अक्षांश जो होते हैं पृथ्वी पे किसी ने लाइन खींच दिया है जाके या लंबे धागे खींच दिए हैं, आखिर क्या हुआ है। दूसरा है पृथ्वी का ताप कटिबंध, और ये अक्षांश के आधार पे ही ताप कटिबंध को बनाया गया है। ताप का मतलब ये हुआ कि कहाँ पे पृथ्वी का तापमान ज़्यादा मिलता है और कहाँ पे पृथ्वी का तापमान कम रहता है और कहाँ पे बिल्कुल कम रहता है, कहाँ पे थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। मतलब आपको पता है दोस्तों हमेशा जो है सूर्य पृथ्वी पर एक समान नहीं चमकता है। जैसे आज हमारे यहाँ ठंडी है, हमारे यहाँ सर्दी का मौसम है, तो आप दूसरे जगह पाएंगे कि वहाँ गर्मी का मौसम होगा। गर्मी का मौसम होगा तो क्या कारण है कि वहाँ गर्मी है और यहाँ ठंडी है, इसको भी जानेंगे। और इसके साथ पढ़ने के साथ हम लोग आसानी से जान पाएंगे कि पृथ्वी पे कहाँ गर्मी होता है, कब कहाँ ठंडी होता है और कब कहाँ कौन सा मौसम होता है। देशांतर क्या होता है दोस्तों, इसके भी बारे में जानेंगे। और क्या जरूरत पड़ी देशांतर को बनाने की, देशांतर और समय में क्या संबंध है, देशांतर के द्वारा हम कैसे समय को निर्धारण करते हैं, इसको भी जानेंगे। और हम एक मानक समय आइए तो इन सभी तथ्यों के साथ, सभी हेडिंग के साथ हम लोग चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, सबसे पहले जो है हमारा ग्लोब है। ग्लोब किसे कहते हैं दोस्तों, ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब
कुछ नहीं है दोस्तों। ग्लोब ये हमारे दिखाते हैं आपको, ये हमारा प्यारा ग्लोब, जिसको देखिए हम आसानी से घुमा सकते हैं। और इसको हम पृथ्वी, आपको पता है, आपको हम पहले अध्याय में बता चुके हैं दोस्तों कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती रहती है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये पृथ्वी का ही एक रूप है। चूंकि पृथ्वी इतनी बड़ी है, जिसकी त्रिज्या जो है 6400 जो किलोमीटर है, तो उतना तो हम जा नहीं सकते, उतना बड़ा हम तो देख नहीं सकते, सामान्य आदमी नहीं देख सकता। लेकिन अध्ययन के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, पृथ्वी को जानने के लिए, पृथ्वी के देश को जानने के लिए, पृथ्वी पे कौन सी वस्तुएं कहाँ हैं, कौन सा महाद्वीप कहाँ है, कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन सा पठार कहाँ है, कौन सा झरना कहाँ है, इन सभी वस्तुओं को, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमने क्या किया कि पृथ्वी के ही समान जो है एक गोला बना दिया। पृथ्वी के समान एक गोला बना दिया, जिसको आप भी देख रहे हैं कि ये एक अक्ष है। एक अक्ष पे क्या है, ये घूम रही है, क्योंकि ऐसे तो घूमेगा नहीं, ये किसी न किसी अक्ष पे है, घूम रही है। तो यानी ये कुछ और नहीं है दोस्तों, ये क्या है, ये पृथ्वी का लघु, इतना बड़ा तो है नहीं, इसलिए इसको ये पृथ्वी का लघु प्रतिरूप है। ठीक वैसे ही बनाने का प्रयास किया गया है जिस तरह से हमारी पृथ्वी है। लेकिन आप कहेंगे दोस्तों कि ये तो बिल्कुल गोल दिख रहा है, तो गोल दिख रहा है वो बात तो सही है आपकी, लेकिन जो ग्लोब होता है वो थोड़ा सा बिल्कुल एकदम उसी के जैसा नहीं है, बस उसका थोड़ा सा प्रतिरूप है। क्योंकि जो है पृथ्वी हमारी जो वास्तविक रूप से है वह ध्रुवों पे थोड़ी सी चपटी है। ध्रुव, ये ऊपर का ध्रुव, ये नीचे का ध्रुव, ध्रुवों पे क्या है दोस्तों, चपटी है। लेकिन हमारा जो ग्लोब बनाया जाता है ये चपटा नहीं बनाया जाता है, बिल्कुल गोल बनाया जाता है। फुटबॉल गेंद जो होता है बिल्कुल उसी के जैसा गोल बनाया जाता है। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग देखते हैं कि ग्लोब किसे कहते हैं। तो ग्लोब आप पढ़ चुके हैं कि ग्लोब क्या है दोस्तों। ग्लोब क्या है, पृथ्वी का लघु प्रतिरूप है। यानी जो पृथ्वी है उसका हम एक छोटा, अध्ययन की दृष्टि के लिए छोटा एक प्रतिरूप बनाए हैं कि जैसे पृथ्वी पे कौन सी वस्तुएं कहाँ है, जैसे नदी कहाँ है, पर्वत कहाँ है, स्थान, कोई भी स्थान, कोई भी देश हो सकता है, कोई भी उसकी राजधानी हो सकता है, उसका कोई राज्य हो सकता है, कोई भी स्थान हो सकता है, द्वीप हो सकता है, महाद्वीप हो सकता है, महासागर हो सकता है, कोई भी देश हो गया। तो इन सभी चीज़ों को एक साथ दिखाने के लिए पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप बनाया गया, जिसको हम ग्लोब कहते हैं। तो आज से आप ग्लोब की परिभाषा देने के लिए आप सक्षम होंगे। मैं मान के चलता हूं कि आपको समझ आया होगा। तो ग्लोब कुछ नहीं है, क्या है दोस्तों, ग्लोब पृथ्वी का लघु प्रतिरूप है। तो लघु प्रतिरूप है दोस्तों। तो ग्लोब को सबसे पहले जो है, ग्लोब बनाया किसने, तो ग्लोब को सबसे पहले जो है 1492 में मार्टिन बेहम नाम के एक वैज्ञानिक हुए। उन्होंने जो है ग्लोब को डिज़ाइन किया, ग्लोब को बनाया, तो श्रेय उनको जाता है। तो मार्टिन बेहम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ग्लोब का निर्माण किया, जिससे हम पृथ्वी को और उसके बहुत सारे स्थानों को आसानी से समझ सकते हैं। नहीं तो हमको आज यही पता रहता कि बस चारों तरफ फ्लैट है, सारा जो है पूरा पृथ्वी जो है एक समान एक चादर की भांति है। उसके बाद दोस्तों ग्लोब जो है, ग्लोब अध्ययन की दृष्टि के लिए बनाया गया। तो उस अध्ययन की दृष्टि के लिए उसको दो पार्ट में डिवाइड भी किया गया। तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया। तो पहला जो है उसको हम स्थलीय ग्लोब कहते हैं, और दूसरा जो ग्लोब है उसको हम आकाशीय ग्लोब कहते हैं। स्थलीय ग्लोब किसके कहते हैं, स्थलीय का मतलब साफ साफ शब्दों से साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि स्थलीय यानी कि इस धरती पर जितने सारे वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, जो भी यहाँ पे मौजूद है, उसको हम स्थलीय यानी कि नदी, पहाड़, पठार, महाद्वीप, द्वीप, जो आप हम नहीं बोल रहे उसको भी आप शामिल कर लीजिए। कोई कहेगा नहीं पेड़ नहीं, उसको भी आप शामिल कर सकते हैं। तो स्थलीय का मतलब ग्लोब हुआ कि जो भी चीज़ें स्थल पे हैं,
जो हमको भौतिक रूप में दिखाई दे रही हैं, चाहे पठार हो, पहाड़ हो, नदी हो, झरना हो, ज्वालामुखी हो, कोई देश हो, द्वीप हो, महाद्वीप हो, सागर हो, महासागर हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग जो है स्थलीय ग्लोब का प्रयोग करते हैं। और हमारे पास जो ये उपस्थित है अध्ययन की दृष्टि के लिए, ये हमारा जो है स्थलीय ग्लोब ही है दोस्तों। क्या है ये? स्थलीय ग्लोब ही है। दूसरा जो है बहुत ही असामान्य है, जिसको हम आकाशीय ग्लोब कहते हैं। इसमें से शायद ही किसी ने देखा हो, और आप सर्च करेंगे, नेट पे सर्च करेंगे या कहीं भी और सर्च करेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा कि इसमें कुछ नहीं होता है दोस्तों। ये वैज्ञानिक लोग जो है अपने लैब में खगोलीय पिंडों की जो जानकारी होती है कि तारे की स्थिति क्या है, तारे को अध्ययन के लिए वो आकाशीय ग्लोब बनाते हैं। उन नक्षत्रों को जानने के लिए, नक्षत्र भी हम पढ़ चुके हैं, आकाशीय पिंड भी पढ़ चुके हैं, तारे पढ़ चुके हैं, तो इन सब के अध्ययन के लिए जो वैज्ञानिक लोग हैं वो आकाशीय ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं। तो दो चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों कि ग्लोब किसे कहते हैं और ग्लोब कितने प्रकार के होते हैं। ग्लोब दो प्रकार के हैं, एक स्थलीय ग्लोब है और एक आकाशीय ग्लोब है। तो ग्लोब पे हमने ये देखा कि पृथ्वी पे जो भी चीज़ें पाई जाती हैं भौतिक रूप पे, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो आपने एक और वह सुना होगा दोस्तों कि एक मानचित्र भी होता है। तो जब आपको पता है दोस्तों कि मानव जो है हमेशा से कम में काम चलाने की कोशिश किया है, हमेशा कम से कम में काम चलाने की कोशिश किया है। तो जब ग्लोब बन गया तो क्या ज़रूरत थी मानचित्र बनाने की, यानी एटलस क्या ज़रूरत पड़ी बनाने की। तो यानी कि ज़रूर दोस्तों कहीं न कहीं इन दोनों में कुछ न कुछ अंतर है। एटलस क्या है? एटलस जो है हमारा मानचित्र है, उसमें भी हम क्या करते हैं, पृथ्वी पे जितनी भौतिक वस्तुएं हैं, जितनी सारी दिखाई देती हैं, उसको भी हम एक ग्राफ के माध्यम से, एक पैमाने के माध्यम से, एक चार्ट पेपर पे क्या करते हैं, उसको प्लाट कर देते हैं। प्लाट कर देते हैं दोस्तों, तो वो हमारा क्या हो जाता है, मानचित्र हो जाता है। जबकि ग्लोब में क्या करते हैं, ये बिल्कुल पृथ्वी के आकार में, बिल्कुल पृथ्वी के गोला आकार में सभी भौतिक वस्तुओं को उसको अपनी अपनी जगह पे क्या कर देते हैं, प्लाट कर देते हैं। तो यानी मानचित्र भी एक तरह से पृथ्वी को ही दिखाता है, लेकिन वो 2 डायमेंशन में होता है। 2 डायमेंशन मतलब द्विआयामी, यानी लंबाई और चौड़ाई में होता है। जबकि जो ग्लोब होता है दोस्तों हमारा, वो 3 डायमेंशन में होता है, यानी कि उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई या कहिए गहराई भी होती है। तो ये क्या होता है, ग्लोब 3 डायमेंशन में होता है और जो मानचित्र जो हमारा होता है वो मात्र 2 डायमेंशन में होता है। तो यानी कि ये केवल हम लंबाई और चौड़ाई में इसको जान सकते हैं। तो जब ग्लोब को बनाया गया तो ग्लोब के द्वारा हम क्या क्या जान सकते हैं, पूरी दुनिया को, यानी पूरे संसार को, पृथ्वी पे पूरे संसार को एक साथ क्या कर सकते हैं, एक साथ कौन सी दिशा में है, कौन सा देश किसकी दिशा में है, कौन सा देश कब है, उसको हम दिखा सकते हैं। और मानचित्र में क्या है, मानचित्र में दोस्तों हम क्या करते हैं, मानचित्र में हम किसी विशेष स्थान को दिखाने के लिए हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। किसी विशेष स्थान का मतलब हुआ कि जैसे आप देखते हैं कि ये कहते हैं भारत का नक्शा, बिल्कुल भारत का नक्शा मतलब भारत का मैप। आप देखते होंगे कभी आप उत्तर प्रदेश का हैं तो कहेंगे आप उत्तर प्रदेश का मैप, कोई राजस्थान का है तो कोई कहेगा राजस्थान का मैप, उससे भी नीचे आते हैं तो कोई कहेगा ये मेरे जिले का मैप है, उससे भी नीचे आएंगे तो कोई कहेगा नहीं ये मेरे गांव का मैप है। बिल्कुल दोस्तों, तो इस तरह से जब हम किसी विशेष स्थान, कोई विशेष स्थान हुआ, उसको हमको दिखाना होता है, उसको हमको अध्ययन करना होता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी होती है, तो हम सहारा लेते हैं मानचित्र का। और जब हमको पूरी दुनिया को एक साथ दिखाना होता है, अब ये नहीं कह सकते कि लाइए ग्लोब हम आपको अपना गांव दिखाते हैं, ये कभी नहीं हो सकता दोस्तों। केवल ग्लोब से हम केवल पूरी दुनिया को एक साथ दिखाते हैं, जबकि मानचित्र से हम जब क्या करते हैं,
मात्र किसी एक स्थान, विशेष स्थान को दिखाते हैं, विशेष स्थान की अध्ययन करते हैं। और ये चीज़ आप देखते होंगे कि जैसे आप किसी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, तो अगर वह जिला में है तो उस जिले का एक नक्शा होता है, एक मानचित्र होता है, और उसमें गांव के भी नक्शे होते हैं, उसमें ब्लॉक के भी नक्शे होते हैं, ताकि वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो उनका उपयोग कर सके। दोस्तों हम बता चुके हैं कि ग्लोब जो होता है वो त्रिआयामी होता है, और जो मानचित्र होता है वो 2 आयामी होता है, यानी 2 डायमेंशन में होता है। अब देखिए दोस्तों, ग्लोब से क्या होता है, ग्लोब और मानचित्र, आप कहेंगे दोस्तों इसमें से सटीक जानकारी किससे मिलती है? तो सटीक अगर जानकारी की बात करें दोस्तों, तो हमको बिल्कुल सटीक जो जानकारी है ग्लोब के माध्यम से ही मिलती है। कैसे दोस्तों? कैसे? ये है हमारा ग्लोब, ये हमारा क्या है दोस्तों? ये है ग्लोब है। तो ग्लोब है, तो इसमें चूंकि आपको पता है कोई भी स्थान हम लेते हैं, ठीक है, कोई भी स्थान या कोई भी महासागर हम जब लेंगे तो वह उसी स्थान को बताएगा जिस स्थान पे वास्तव में पृथ्वी पे है, जिस स्थान पे वास्तव में पृथ्वी पर है, जिस अक्षांश पे है और जिस देशांतर पे है, वो उसको एक्चुअल बताएगा। लेकिन जब हम क्या करेंगे, जब हम मानचित्र में जब हम दिखाएंगे कोई भी चीज, तो उसकी लंबाई चौड़ाई में थोड़ा सा उसके अंतर आ जाता है दोस्तों, थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो है ग्लोब के माध्यम से हमारी जो जानकारी होती है बिल्कुल सटीक होती है, और मानचित्र के माध्यम से जानकारी होती है लेकिन अपेक्षाकृत जो है थोड़ी सी सटीक कम जानकारी होती है दोस्तों। उसके बाद जो है दोस्तों, अक्षांश और देशांतर की जो व्याख्या है, अभी आगे हम बताएंगे कि अक्षांश और देशांतर होता क्या है। सभी 2 टर्म सीखिए कि अक्षांश और देशांतर की व्याख्या जो है ग्लोब के माध्यम से बेहतर ढंग से होती है, और मानचित्र के माध्यम से थोड़ा सा कम बेहतर ढंग से होती है। उससे भी व्याख्या होती है, इससे भी व्याख्या होती है, लेकिन दोनों में तुलना किया जाए तो ग्लोब हमको ज़्यादा एक्चुअल जानकारी देता है, और जो हमारा मानचित्र है वो थोड़ा सा कम एक्चुअल जानकारी देता है। तो दोस्तों आप लोगों ने सीखा ग्लोब किसे कहते हैं, ग्लोब के कितने प्रकार के होते हैं, और ग्लोब और मानचित्र में मोटा मोटा आपने अंतर सीख लिया कि मानचित्र क्या है और ग्लोब क्या है। मानचित्र मतलब आप जो है आपके पास खरीदते होंगे ऑक्सफोर्ड का या एटलस का, जो भी ये मानचित्र आपको आता होगा, मैप आता होगा, वही मानचित्र होता है जिसमें पृथ्वी के बारे में। अब मानचित्र में क्या होता है, बहुत सारे होते हैं, कोई भौतिक मानचित्र होता है, कोई राजनीतिक मानचित्र होता है, ठीक है, तो कोई जो है थीमेटिक होता है। थीमेटिक का मतलब ये हुआ किसी गांव के बारे में, जो है सड़क हुआ, नाला हुआ, या उसके बारे में जो भी घरों का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन से घर कहाँ हैं, इन सब के बारे में जो जानकारी होती है ये सरकारी ऑफिस में होती है, उसको थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो मानचित्र भी 3 प्रकार से होते हैं, एक भौतिक मानचित्र होता है, और एक राजनैतिक होता है, और एक थीमेटिक होता है। तो वहाँ पे हमको नहीं जाना दोस्तों, बस हम यहाँ पे जानने का प्रयास किया ग्लोब किसे कहते हैं, ग्लोब और मानचित्र में अंतर क्या होता है। अब हम उससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं दोस्तों, तो आइए हम सबसे पहले उसमें अध्ययन करते हैं एक अक्ष। अक्ष का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी घूम रही है, तो अक्ष का मतलब ये हुआ कि वह जिस चीज को आधार मानकर वह जिसके चारों ओर घूम रही है। तो ऐसा नहीं है कि पृथ्वी में क्या हुआ, कोई इसे ले गया डंडा उसमें डाल दिया और उस डंडे के चारों ओर पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, न तो कोई उसमें ऐसा कोई डंडा डाला गया है, और न ही कोई ऐसा अक्ष है जो उसके चारों तरफ घूम रही है, बल्कि यह एक काल्पनिक संकल्पना है, बिल्कुल काल्पनिक है। काल्पनिक मतलब ये हुआ कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये बीचों बीच पृथ्वी के होल बना के उसमें एक डंडा डाल दिया गया और उसके चारों तरफ पृथ्वी अपना घूम रही है, नहीं, ये क्या है, एक कल्पना है। और उस कल्पना को हम क्या किए हैं, अध्ययन की दृष्टि के लिए मान लिए हैं कि वो उस अक्ष के चारों ओर जो है पृथ्वी
घूम रही है। तो हम मानते हैं कि एक अक्ष है, और जो अक्ष है पृथ्वी चूंकि क्या है, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। ये ग्लोब आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये ग्लोब जो है बिल्कुल आप ध्यान से इसको देख लीजिए। ये जो इसका अक्ष है ये है, ये अक्ष आप लोग देख रहे हो दोस्तों, ये जो इसका अक्ष है, अक्ष आप लोग देख रहे हैं, ये थोड़ा सा झुका हुआ है, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या हुई है, झुकी हुई है, झुकी हुई है। और जो झुकाव है वो कितना है दोस्तों, उसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री का झुकाव, यानी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। तो पृथ्वी का जो नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। यानी ये जो अक्ष है जहाँ पे होल करके दोनों तरफ निकला हुआ है, तो ये जो है इसको हम कहते हैं दक्षिणी, इसको हम कहेंगे दक्षिणी ध्रुव दोस्तों। और जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम कहेंगे उत्तरी ध्रुव, यानी इसको हम क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव। ये हो गया दक्षिणी ध्रुव और ये हो गया उत्तरी ध्रुव, और ये जो है पश्चिम से पूरब की ओर हमारी पृथ्वी घूम रही है। तो आपने सीखा कि अक्ष क्या है, अक्ष कुछ नहीं है, अक्ष पृथ्वी की एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तर से दक्षिण की ओर बताती है कि उस अक्ष के चारों तरफ पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। जहाँ पे ये अक्ष नीचे नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव, और जहाँ ऊपर की ओर है उसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। ये दो चीज आपने सीखा, अक्ष क्या है, अक्ष और उसका उत्तरी ध्रुव किधर है और दक्षिणी ध्रुव किधर है। अब उसके बाद आते हैं दोस्तों अक्षांश पे आते हैं। अक्षांश क्या है, अक्षांश जो है, अब पृथ्वी पे आप मैप देखे होंगे या यूं कहें ग्लोब ही देखे होंगे, तो आप क्या देखते हैं, आप इसमें यह देखते हैं कि भाई ये लाइन खींची गई है, ये बहुत सारी जो है ऐसे ऐसे लाइन खींची गई हैं, ये बहुत सारी क्या है, ऐसे क्षैतिज लाइन खींची गई हैं। तो क्या कोई जाके कलम लेके या कोई स्याही लेके पृथ्वी पे लाइन खींचा है? नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा कोई लाइन आपको मिलेगा भी नहीं, ढूंढते भी रह जाइएगा, आपको कोई लाइन मिलने वाला नहीं है। यह क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो क्या करती है, पृथ्वी को ठीक बीच से दो भागों में डिवाइड करती है। एक ऐसी काल्पनिक एक रेखा है जो पृथ्वी को बीच से दो भागों में डिवाइड करती है। तो एक यानी कि ये है गोला, ये हमारी जो है पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है। इसको आप देखेंगे कि ठीक बीच से एक ऐसी लाइन बनी हुई है, एक ऐसी लाइन बनी हुई है जो पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट रही है, एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा। तो जो ऊपर का हिस्सा है, ठीक है दोस्तों, जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम उत्तरी ध्रुव, एक मिनट दोस्तों, हाँ तो दोस्तों आइए, तो दोस्तों हम ये कह रहे थे कि ठीक है दोस्तों, फिर से शुरुआत करते हैं। तो हम ये बता रहे थे कि जो उत्तरी ध्रुव है, यानी कि जो हमारा ये उत्तर है और नीचे क्या है, दक्षिण है। तो ये बीच वाली जो रेखा है इसको दो भागों में बांट रही है। तो ठीक इसके ऊपर कौन सा हो जाएगा, उत्तर, और ठीक इसके नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण, यानी कि ये हमारे बीच का है। तो ये जो बीच का है इसको हम कहते हैं विषुवत वृत्त कहते हैं। वृत्त क्यों कहते हैं, आप जब देखेंगे मानचित्र में देखेंगे तो मानचित्र में तो आपको एक रेखा मिलेगा, लेकिन जब ग्लोब में आप देखिएगा दोस्तों, तो ग्लोब में आपको क्या मिलेगा, एक रेखा नहीं, बिल्कुल चारों तरफ एक वृत्त मिलेगा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। और विषुवत वृत्त पे क्या होता है, ये 0 डिग्री पे होता है, यहाँ से क्या होता है, बिल्कुल 0 डिग्री होता है दोस्तों। तो इसको हम क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं।
विषुवत वृत्त के जितने ऊपर वाले पार्ट हैं इसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अक्षांश कहते हैं। और विषुवत वृत्त के जितने नीचे हैं इसको हम क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। अब अक्षांश एक्चुअली है क्या, कि जो हमने क्या किया, पृथ्वी को एक काल्पनिक रेखा के माध्यम से दो पार्ट में बांट लिया। अब जब दो पार्ट में बांट लिया दोस्तों, तो क्या करेंगे, पृथ्वी पे इस तरह से इसी के समांतर जो हमने बीच में खींचा है, ठीक इसके समांतर जो है ऐसी बहुत सारी क्या करेंगे, बहुत सारे वृत्त खींचेंगे। बहुत सारे क्या करेंगे, वृत्त खींचेंगे। यानी जीरो से लेकर इधर और इधर भी बढ़ेंगे और जीरो से लेकर इधर भी बढ़ेंगे। यानी एक पे खींच दिए 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, 4 डिग्री पे, 5 डिग्री, इसी तरह करते जाएंगे। और हम ऐसा कहाँ तक करेंगे, 90 डिग्री तक करेंगे दोस्तों। 90 क्यों करेंगे, इसको भी हम आपको बता देते हैं। क्यों 90 क्यों ही करेंगे, क्यों नहीं 100 कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा प्यारा ग्लोब है, प्यारा ग्लोब है। तो आपको पता है दोस्तों कि यदि जो है हम ऐसी एक लाइन खींचे, पृथ्वी बिल्कुल गोल है, तो कितने अंश का कोण बनाएंगी, आपको पता है दोस्तों 360। यानी कि पूरा का पूरा भाग जो होगा 360 होगा। तो आधा कितना होगा दोस्तों, यानी कि यहाँ अगर हम ऐसी लाइन खींचते हैं पूरा ऐसा, मतलब ऐसा समझिए आप, ये ऐसा हो गया और ये ऐसा, यानी कि 360 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा दोस्तों, 180। और 180 को फिर हमने बीच से काट दिया, तो ये आधा 90 हो गया, ये आधा 90 हो गया। इसलिए दोस्तों विषुवत वृत्त के जस्ट ऊपर जो है हम 90 खींचते हैं, विषुवत वृत्त के नीचे हम 90 खींचते हैं। होप आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों क्या किया हमने कि ऊपर जो है 0 से लेके 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक इस तरह से हम क्या करते हैं, कोण बना लेते हैं, ठीक। और इधर भी चारों तरफ 90 को हम क्या करते हैं, 90 तक हम कोण बनाते हैं। जो 90 होता है, जो एक्चुअल जो 90 होता है वो बिल्कुल नॉर्थ में होता है। यानी ये बिल्कुल क्या होता है, जो नॉर्थ का जो पोल है, यानी उत्तरी जो ध्रुव है, बिल्कुल वहाँ पे 90 हो जाता है। तो इस तरह से कि इसके ऊपर हमने बढ़ा 1 डिग्री आया, इधर भी हमने बढ़ा 1 डिग्री आया। तो इस एक को हमने क्या किया, जहाँ जहाँ जिन जिन स्थानों पर 1-1 है उसको हमने मिला दिया। यानी कि ये जो हमारा विषुवत वृत्त है, ठीक इसके ऊपर 1 आया होगा, 2 आया होगा, 3, 3, 4, 5, 6, 90 तक है और चारों तरफ 90 तक है। तो जहाँ जहाँ 1 डिग्री वाला है उसको हम इसी के समांतर क्या हमने कर दिया, मिला दिया। यानी वो भी क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। तो ये जो वृत्त बना इसके ठीक इसके समांतर है। तो इसी के समांतर हम 90 तक क्या है, वृत्त खींचते जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अक्षांश रेखा कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं कि पृथ्वी है, पृथ्वी पे हमने क्या किया, एक जो है गोला बना दिया। यानी उसको आधा करते हुए एक हमने चारों तरफ उसके गोला बना दिया। उस गोले को हमने नाम दे दिया विषुवत वृत्त, क्योंकि वह पृथ्वी के चारों तरफ है तो वृत्त है। और वह जो है 0 डिग्री पे है, तो 0 डिग्री पे है इसलिए उसको हम विषुवत वृत्त कहते हैं। यहाँ से लेकर नॉर्थ पोल तक हमने क्या किया दोस्तों, 90 समान बराबर भागों में बांट लिया। और यहाँ से जितने सारे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर 90 तक सभी को क्या है, एक समान जो डिग्री वाले हैं उनको हमने एक वृत्त के रूप में मिला दिया। जो ठीक बीच वाला जो विषुवत वृत्त है उसी के समांतर है, उसी के समांतर है। यानी कि ठीक ये जो वृत्त है इसके ऊपर का जो आप आएंगे ठीक इसी के समांतर होगा। यानी कि समांतर कहने का मतलब ये हुआ कि पहला वा जो विषुवत वृत्त है इससे समान दूरी पर सभी वृत्त होंगे। कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है दोस्तों कि देशांतर के बीच की दूरी समान होती है कि अक्षांश के बीच की दूरी समान होती है। तो आप अभी सीख रहे हैं
कि जो विषुवत वृत्त है ठीक इसके समांतर, और जो समांतर होता है उनके बीच की दूरी समान होती है, तो ठीक इसके समांतर क्या करते हैं, हम वृत्त खींचते चले जाते हैं और हम 90 तक पहुंचते हैं। तो 90 पर कोई वृत्त नहीं होता है बल्कि एक बिंदु के रूप में हो जाता है दोस्तों। तो आपने ये सीखा कि अक्षांश किसे कहते हैं। तो ये हो गया अक्षांश 0 से लेके 90 तक अक्षांश हो गया। अगर उत्तर की इस तरह है तो दक्षिण की तरफ भी क्या होगा, इसी तरह होगा। तो आप अक्षांश को कहीं भी आप देख सकते हैं, कोई 1 डिग्री है, कोई आधा भी होता है, उससे भी कम होता है, आप अक्षांश उससे भी कम देख सकते हैं। जैसे भारत की स्थिति को आप जानिएगा तो उसके एक्चुअल जो स्थिति है उसमें भी 1 डिग्री से कम ही दिखाया जाता है। तो इस तरह से आप ये देखें कि अक्षांश क्या होता है दोस्तों। अब अक्षांश क्या होता है, अब अक्षांश तो आपने समझ लिया, यानी अक्षांश क्या है, कुछ नहीं है, आपका विषुवत वृत्त से उत्तर की ओर और विषुवत वृत्त से दक्षिण की ओर विषुवत वृत्त के समांतर खींची गई क्या है, वृत्तें हैं। ठीक है, समांतर वृत्तें हैं। अब देखिए कुछ स्पेशल, जो कुछ स्पेशल अंश पे हैं उनका कुछ नाम दिया गया दोस्तों। क्या नाम दिया गया, तो जो आपने ये पढ़ा कि जो 0 पे है उसको हम नाम दे दिए विषुवत वृत्त नाम दे दिए हैं। और 0 से जो है अब ऊपर जब बढ़ेंगे 1 2 3 4 तो 23 आएगा, 23.5 जो ऊपर यानी नॉर्थ है, तो 23.5 जो है नॉर्थ यानी 23.5 उत्तरी को जो है, उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा, जो हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरता है। इसके ऊपर हम और बढ़ते जाएंगे तो क्या हमारा आएगा 66.5 उत्तरी अक्षांश। तो 66.5 उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव वृत्त। क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव वृत्त कहेंगे। ठीक उसी तरह से और फिर और ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ पे बिंदु मिल जाएगा आपको, बता रहे हैं ना कि जो नॉर्थ पोल पे होता है यानी उत्तरी ध्रुव पे होता है वो कोई वृत्त नहीं, वो एक बिंदु में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यानी कि उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि विषुवत वृत्त से ऊपर, मुख्य रूप से ऊपर 3 चीज है। एक 23.5 पे जो है वो कर्क रेखा है, 66.5 पे जो है आपका उत्तरी ध्रुव वृत्त है, और 90 पे जो क्या है हमारा, 90 पे की जो क्या है हमारा उत्तरी ध्रुव। ठीक इसी तरह हम नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं। नीचे आते हैं तो नीचे भी 23.5 डिग्री जो साउथ है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है, इसको हम कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। और ठीक उसके और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा 66.5। अब 66.5 जो डिग्री साउथ है इसको हम क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, दक्षिणी। भाई ये उत्तर में बात था तो उत्तरी ध्रुव वृत्त हो गया, और ये दक्षिण में है तो दक्षिण ध्रुव हो गया। और आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 90, और 90 पे जो हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव मिल जाएगा। तो ये हो गया डिवाइडेशन रेखाओं का, जो मुख्य मुख्य रेखाएं हैं इसको नाम दिया गया है। अब ग्लोब में क्या है दोस्तों, ग्लोब में भी इसी तरह है, आप देख सकते हैं ये है, और ये जो हमारा है 23.5 यहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, 66.5 यहाँ से गुजर रहा है, और ये 90 ये है। इसी तरह आपका जो है 23.5 यहाँ से गुजर रहा है, 66.5 यहाँ से गुजर रहा है, और 90 आपका एक्सिस पे आ जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, मोटी मोटा जो है रेखाओं के माध्यम से कौन सी रेखा कहाँ से गुजरती है। कई बार प्रश्न बनते हैं कि कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है। जब भारत की बारी आती है तो उसमें पूछा जाता है कि किन किन राज्यों से गुजरती है। मकर रेखा किन देशों से गुजरती है, कौन से महासागर से गुजरती है। तो इसका भी अध्ययन हम लोग आने वाले अध्याय में करेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटा हम लोग ये जाने हैं कि कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, विषुवत वृत्त क्या है, उत्तरी ध्रुव वृत्त क्या है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त क्या है, नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है। ये थोड़ी सी हमने जानकारी इकट्ठा की। अब उसमें हम आते हैं, हमने जो अगला बताया था अक्षांश तो हमने जान लिया, और क्या है अब जो है पृथ्वी का ताप कटिबंध। ताप कटिबंध का मतलब ये होगा
कि ताप वाला क्षेत्र, ताप का मतलब टेम्परेचर और कटिबंध का मतलब आप ले सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र, जो क्यों ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में हम कटिबंध शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पृथ्वी पे कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और कहीं बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो इसका ये कारण है दोस्तों कि ये पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे किस तरह से क्या है, झुकाव है जो। इसको भी हम आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे, लेकिन चूंकि हम ये अध्याय है चैप्टर 2, तो इसमें जो चीज़ें दी गई हैं हम चाहते हैं बस उसी को एक्सप्लेन करें और आगे बढ़ें। कहने का मतलब है कि थोड़ा पढ़िए, आगे बढ़िए, और क्या करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल भी जानकारी इकट्ठा करेंगे, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे से चलेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि ताप कटिबंध मतलब ताप वाले क्षेत्र हैं, यानी कहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, कहाँ पे ठंडी ज़्यादा है। तो आप ये जो विषुवत वृत्त है यानी बीच वाला हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा है दोस्तों, अगर हम एक कल्पना करते हैं कि ये हमारा क्या है, सूर्य है, ये हमारा क्या है, सूर्य है। तो सूर्य जो है, सूर्य हमेशा जो है बीच वाले क्षेत्र पे हमेशा चमकता रहता है, यानी यहाँ पे जो तापमान ज़्यादा होता है, तापमान क्या होता है, ज़्यादा होता है, तापमान ज़्यादा होता है। तो 0 से लेके 23.5 उत्तर की तरफ भी और साउथ की तरफ से, यानी 0 से लेके 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण, इसके बीच में जो है दोस्तों तापमान जो है हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है, अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। तो इसलिए इस क्षेत्र को हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध आप देखेंगे दोस्तों तो क्या होता है कि उष्ण कटिबंध 23.5 उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 दक्षिणी अक्षांश, या यूं कहें हम कि कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच है इसको हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो आप देखते होंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो है बहुत सारे मरुस्थल भी पाए जाते हैं, इसी के बीच में बहुत सारे मरुस्थल भी पाए जाते हैं, और इसी के बीच में बहुत ज़्यादा वर्षा भी होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन मोटी मोटा जानकारी हम लोग ले रहे हैं। उसके बाद क्या दोस्तों, उसके बाद क्या है, अब देखिए ऊपर जो है तापमान बिल्कुल नहीं पहुंच पाता है, यानी कि जो ध्रुवों के पास, ठीक, ध्रुवों के पास तापमान बिल्कुल नहीं पहुंच पाता है, इसलिए उसको हम शीत कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, शीत कटिबंध, यानी शीत मतलब ठंडा वाला। तो उत्तर में है तो उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिण में है तो दक्षिणी शीत कटिबंध कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये रहा कि ऊपर वाला शीत कटिबंध है। तो कहाँ से कहाँ तक है, 66.5 नॉर्थ से 90 तक, और 66.5 यहाँ भी नॉर्थ साउथ से लेके 90 तक है, यानी कि इसके बीच बिल्कुल ठंडी पड़ती रहती है, बिल्कुल हमेशा बर्फ की चादरें रहती हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, शीत कटिबंध। तो जो उत्तर में है उत्तरी शीत कटिबंध, और जो दक्षिण में है वो दक्षिणी शीत कटिबंध। फिर दोस्तों अब ये बीच वाला पार्ट तो गर्म हो गया, और ऊपर वाला, दोनों ऊपर और नीचे वाला पार्ट ठंडा हो गया। तो गर्म और ठंडे के बीच में क्या होगा, यानी शीत भी होगा और उष्ण होगा, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, शीतोष्ण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, शीतोष्ण, यानी ठंडा भी है गर्म भी है, समय अनुसार ठंडा गर्म होता रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, इसलिए उसको हम कहते हैं, यानी शीत और उष्ण दोनों मिला हुआ है, तो शीतोष्ण हो गया दोस्तों। तो शीतोष्ण कहाँ से कहाँ तक होता है, ये 23.5 नॉर्थ से लेके 66.5 नॉर्थ तक, और नीचे भी आएंगे दक्षिणी गोलार्ध में तो 23.5 साउथ से लेके 66.5 साउथ तक। तो ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध। अब भाई उत्तर में है तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और दक्षिण में है तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध दोस्तों। तो आपने ये सीख लिया कि आपने क्या क्या सीखा। सबसे पहले सीखा कि ग्लोब क्या होता है, किसे कहते हैं, ग्लोब की जरूरत क्या पड़ गई। दूसरा, ग्लोब और मानचित्र में अंतर क्या होता है, ये जान लिया आपने। एक्सिस क्या होता है, एक्सिस भी आपने समझ लिया, और अक्षांश क्या होता है इसको भी आपने समझ लिया, और अक्षांश के माध्यम से आपने ये समझा कि किस किस अक्षांशों के बीच में कौन कौन सा ताप कटिबंध यानी ताप वाला
तापमान वाला क्षेत्र होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर हम चलते हैं अगले रेखा। ये अक्षांश किसे कहते हैं? अक्षांश आपने सीख लिया कि अक्षांश किसे कहते हैं। तो अक्षांश क्या है दोस्तों? अक्षांश कुछ नहीं है बल्कि जो 0 डिग्री पे एक काल्पनिक वृत्त खींचा गया है जिसको विषुवत वृत्त कहते हैं, और इस वृत्त से जो समान दूरी पे, या यूं कहिए कोणीय दूरी भी कह सकते हैं, समान दूरी के साथ साथ इसको हम कोणीय दूरी कह सकते हैं, जिसको हम इस वाले हम ऐसे देख सकते हैं कि कोणीय दूरी क्यों कहते हैं कि यहाँ से 0 से क्या है, हमने क्या किया है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री पे हमने क्या किया है दोस्तों कि हमने अंश के रूप में इसको प्रदर्शित किया है। इधर भी हमने अंश के रूप में प्रदर्शित किया है। तो हमने ये बताया कि दोस्तों कि जो समान अंश वाले हैं उनको हम मिला देते हैं। तो समान अंश वाले हैं उनको हमने क्या किया, मिला दिया। समान अंश वाले हमने क्या किया, इनको मिला दिया। यानी ये 23.5 वाला है तो यहाँ भी ये 23.5 वाला है और इसको हमने मिला दिया है। इस वाले को क्या किया, हमने मिला दिया है। तो समान अंश को जब मिलाया है तो ये जो है यहाँ से विषुवत वृत्त से ये जो है कोणीय दूरी है, इसी को हमने मिलाया है। और इसी को मिलाने वाली जो रेखा है ये क्या है, हमारी अक्षांश है। और तो 0 वाली जो होगा, यानी 0 अक्षांश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके बीच की कोणीय दूरी क्या है, 0 डिग्री है। तो इस तरह से हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं कि पृथ्वी के मध्य भाग से यानी बीच वाले पार्ट से खींची गई जो काल्पनिक रेखा है उससे समान कोणीय दूरी पर खींची गई क्या है, काल्पनिक वृत्तें हैं। समान कोणीय दूरी पर खींची गई क्या है, काल्पनिक वृत्तें हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अक्षांश को दोस्तों हम डिग्री में प्रदर्शित कर सकते हैं, फिर मिनट में और फिर सेकंड में प्रदर्शित करते हैं। तीनों में प्रदर्शित करते हैं एक साथ। डिग्री में प्रदर्शित करते हैं, मिनट में प्रदर्शित करते हैं और फिर सेकंड में प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा हमारा अक्षांश हो गया। अक्षांश के बारे में ये हमारी जानकारी हो गई। ये भी पता है कि जो अक्षांश है एक समान दूरी में होता है, यानी कि 0 से लेकर 90 तक, और यहाँ 0 से लेकर 90 तक इधर भी एक समान दूरी पे होता है। यानी इनके सब के बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। सभी के बीच की दूरी क्या होती है दोस्तों, समान होती है। तो ये मोटी मोटा आपका ये है। और इसको हम कह सकते हैं कि एक अक्षांश के जो बीच की दूरी है, 1 डिग्री के बीच की जो दूरी है 111 किलोमीटर आप ले सकते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाए कि 2 अक्षांशों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है यानी 1 डिग्री के बीच गैप जो है कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा अक्षांश रहा। अक्षांश के बारे में जानकारी। इसको लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड मतलब होता है क्या, अक्षांश। तो कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि लेटा हुआ है तो इसको हम याद करने की दृष्टि से, लेटा हुआ है तो इसको हम अक्षांश कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए, तो आपने ये पढ़ा कि समांतर जो वृत्तें हैं वही क्या है, हमारी अक्षांश हैं, या जो हमारे विषुवत वृत्त हैं वहाँ से जो कोणीय दूरी पर खींची गई, समान कोणीय दूरी पर खींची गई जो वृत्तें हैं वही हमारी क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, देशांतर, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब क्या होता है दोस्तों, ये लॉन्गिट्यूड मतलब सीधे लंबाई में, लंबवत रूप में, यानी कि क्या है दोस्तों, लंबवत रूप मतलब हुआ कि एकदम बिल्कुल वर्टिकल। ठीक है, ये वर्टिकल जो लाइन है यानी पृथ्वी के नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक मिलाने वाली रेखाएं हैं। जैसे ये रहा हमारा ग्लोब दोस्तों, ये हमारा ऊपर का नॉर्थ पोल, नीचे का साउथ पोल है। ऊपर से लेके नीचे तक, तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों ऊपर से नीचे तक एक ही, चारों दिशाओं में मिलेंगे दोस्तों। ये क्या होगा, चारों दिशाओं में। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो है नॉर्थ से साउथ तक एक रेखा तो है, यानी यही जो लंबवत जो रेखा खींची गई है इसी को हम देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। लेकिन ये रेखा नहीं है दोस्तों, ये आपका आगे वाला हिस्सा है, पीछे भी ये इसका हिस्सा आता है।
यानी ये हो गया, ये क्या हो गया, वृत्त हो गया दोस्तों। यानी देशांतर रेखाएं भी क्या है, एक तरह से वृत्त है। क्या है दोस्तों, एक तरह से वृत्त है। और चूंकि जितने भी देशांतर रेखा, अगर यहाँ पे आपने खींचा, इसके पीछे रेखा ही ये वृत्त बन गया। आगे बढ़ाते हैं, कहीं पे आप खींचेंगे, किसी भी जगह आप खींचेंगे तो ये पूरे पृथ्वी के बराबर ही एक वृत्त होगा। यानी हर जो देशांतर रेखा होगी वह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगी। जितनी भी देशांतर रेखाएं, चाहे कोई भी देशांतर किसी भी डिग्री पे हो, वो सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करेंगी दोस्तों, बांटेंगी। इसलिए देशांतर रेखाओं को महान वृत्त भी कहा जाता है, ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये रही आपकी देशांतर रेखाएं। तो ये भी एक काल्पनिक रेखाएं हैं दोस्तों। क्या है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं जिसको हम अध्ययन की दृष्टि से लिए काल्पनिक रेखाएं मानकर पृथ्वी पर हम जो है रेखा खींचे हैं। रेखा नहीं है दोस्तों, ये क्या है, वृत्त है। तो ये जो वर्टिकल यानी लंबवत जो रेखाएं पृथ्वी के चारों ओर खींची गई हैं, इसको हम क्या कहते हैं, देशांतर या लॉन्गिट्यूड कहते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या है दोस्तों कि जो लॉन्गिट्यूड है, तो आप देख रहे होंगे ये जो विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। कभी कभी क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, यानी इक्वेटर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों कि आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा पे क्या है दोस्तों, ये खींची गई हमारी क्या है, ये सभी की सभी देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं जो है, इनके बीच की क्या है दोस्तों, दूरी है। क्या है, इनके बीच की दूरी है। तो आप देखेंगे ये कि विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पे जो इनके बीच की दूरी है, ये मैक्सिमम है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैक्सिमम है। लेकिन जैसे जैसे ये ध्रुवों की तरफ जा रही हैं, तो ध्रुवों की तरफ आप देख रहे होंगे इनके बीच की दूरी घटती चली जा रही है, घटती चली जा रही है। यानी कि इनके जो है देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी है भूमध्य रेखा पे अधिकतम होती है, 111.32 किलोमीटर के बराबर होती है। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो इनके बीच की दूरी घटती जाती है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है कि अक्षांश के बीच की। तो आपने पढ़ा कि दोस्तों अक्षांश के बीच में हमेशा दूरी क्या होती है, एक समान होती है। ठीक है दोस्तों। और जो हमारा देशांतर है, इनके बीच की दूरी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पे मैक्सिमम होती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं वह न्यूनतम यानी कि मिनिमम होती जाती है। और जब ध्रुव पे बिल्कुल पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे उनके बीच की दूरी 0 हो जाती है दोस्तों। ठीक है। तो ये रही जानकारी देशांतर रेखाओं के बारे में। अब जो देशांतर रेखा है हमने ये बताया हर रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो किसी न किसी एक को ये मानना पड़ेगा कि भाई यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, हमने यहाँ से शुरुआत किया है। यानी कि सबसे मुख्य वाला रेखा हम किसको मानेंगे, तो सबसे मुख्य वाला जो रेखा है वो हम उसको मानते हैं कि एक 0 डिग्री पे है, एक 0 डिग्री पे मुख्य रेखा है। वो तो जो मुख्य रेखा है उस मुख्य रेखा को हम कहते हैं प्रमुख या मुत्तर। देशांतर रेखाओं को या मुत्तर से भी हम संबोधित करते हैं, लिखते भी हैं, इसीलिए हमको उसको क्या कहते हैं, प्रमुख या मुत्तर। प्रमुख या मुत्तर इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो 0 है, उसको एक संदर्भ बिंदु मान लिया गया, संदर्भ रेखा मान लिया गया। ठीक है, वहीं से हम मानेंगे कि वहीं से चीजें स्टार्ट हो रही हैं। तो अब हम 0 से है, 0 से तो आपको पता है दोस्तों कि पृथ्वी गोल है और 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 0 से हम क्या करेंगे, या तो करें 0 से लेके 1 से लेके 160 तक लाइन खींच दें, 1 2 3 4 5 6, या क्या करें 0 से एक तरफ जाएं 180 और दूसरी तरफ जाएं 180। यानी कि 0 से क्या करें, एक तरफ जाते हुए 180 खींच दें तो 180 हो गया, दूसरे तरफ से जाते हुए 180 और 180 मिलकर कितना हो गया दोस्तों, 360 रेखाएं हो गई। तो हमारे पास 2 ऑप्शन था कि या तो 0 से शुरुआत करते हैं और 360 तक खींच देते हैं तो 360 रेखाएं हो जाती हैं, या
जीरो से दाएं तरफ खींचते हुए 180 आते हैं, बाएं तरफ खींचते हुए 180 आते हैं, तो क्या हो जाता 180 और 180 मिलके 360 हो जाता। तो हमने दूसरा वाला ऑप्शन किया। क्या किया दोस्तों कि जीरो से लेकर के जब हम पूर्व की ओर गए, यानी जीरो से लेकर के जीरो, ये जीरो है हमारा, ये जीरो है, और जीरो से इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रमुख यामोत्तर है, तो कौन सी रेखा है जिसको हम प्रमुख यामोत्तर कहेंगे, क्योंकि भारत से भी बहुत सारे देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, पाकिस्तान से गुजरती हैं, चाइना से गुजरती हैं, अमेरिका से गुजरती हैं, अफ्रीका से, सारी देशों से कुछ न कुछ जो है देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। तो उसमें से जो लंदन से ग्रीनविच नामक स्थान से जहाँ पे वेधशाला है, तो लंदन के कहाँ से, लंदन एक जगह है लंदन में, क्या नाम है उसका, ग्रीनविच, ग्रीनविच नामक स्थान से जो रेखा गुजरती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। यानी लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से जो एक रेखा गुजरती है उसी को हम प्रमुख यामोत्तर, उसी को हम मान लिए कि वह 0 डिग्री है। क्या मान लिए हैं, 0 डिग्री है। अब हम उस 0 डिग्री से, तो 0 से हम क्या करेंगे, 0 से जैसे जैसे हम पूर्व की ओर जाएंगे तो पूर्व की तरफ भी 180 डिग्री कर दिया गया, और 0 से पश्चिम की ओर भी क्या कर दिया गया, 180 डिग्री कर दिया गया। लेकिन जो 180 रहा दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि पूरब वाले के लिए एक अलग 180 बनाया गया और पश्चिम वाले के लिए 180 बनाया गया। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 से 180 ये और 0 से 180 ये, कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 और 180 मिलके कितना हो जाएगा 360, और एक खुद 0 वाला कितना हो जाएगा दोस्तों 361 हो जाता दोस्तों। तो हम अध्ययन की दृष्टि के लिए क्या क्या सुविधा के लिए, क्योंकि हमको बांटना तो 360 ही है और 0 को हमने एक ऑलरेडी ले लिया है, तो हमने क्या किया 180 जो रेखा थी उसको मात्र एक माना, यानी पश्चिम से आने पर भी 180 वहीं पे खत्म हो और पूरब से आने पर 180 वहीं पे खत्म हो। तो जो 180 वाली जो रेखा है वो कॉमन है, यानी कि पूरब से जाने पे 180 वही पड़ेगा, पश्चिम से आने पे 180 वही पड़ेगा दोस्तों। यानी कि जैसे जैसे मोटी मोटा हम ऐसे मान लेते हैं, जैसे हम 5 रेखाएं मानते हैं और हम क्या करते हैं, ये जो है इसको हम क्या करते हैं 3 मान लेते हैं, तो 1 2 3 और 1 2 3 हो गया दोस्तों। यानी 1 2 3 ये 3 वाला क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक उसी तरह 180 वाला जो है पूरब से भी आएंगे 180 पड़ेगा, पश्चिम से भी आएंगे 180 वही पड़ेगा, यानी 180 एक ही रेखा है, यानी कि दोनों तरफ जाने के लिए अलग अलग रेखा नहीं है। तो 180 जो रेखा है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तिथि रेखा इसलिए कहा जाता है कि जब यहाँ से आप क्या है 180 पे आते हैं तो आपको पार करने से क्या होता है, तिथि बदल जाती है। क्या हो जाती है, तिथि बदल जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा उसका नाम दिया गया, यानी उसके एक पार से दूसरे पार जाने पे तिथि यानी दिनांक क्या हो जाता है, दिनांक का बदलने का मतलब दिन बदल जाता है दोस्तों। तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जो 180 पे होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा आपका देशांतर रेखा। देशांतर रेखा कुछ नहीं है, पृथ्वी पे एक लंबवत काल्पनिक वृत्तें खींची गई हैं जो महान वृत्तें कहलाती हैं, और वो जो है 0 से लेकर के मतलब ध्रुवों को, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखाएं हैं, रेखाएं आप कह सकते हैं या वृत्त कह सकते हैं, लंबवत वृत्तें हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा जो है इनके बीच की दूरी जो है भूमध्य रेखा विषुवत रेखा पे मैक्सिमम होती है, ध्रुवों की ओर घटने जाने पे क्या हो जाती है न्यूनतम, और ध्रुव पे पहुंचने पे क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, शून्य हो जाती है। और जो है 0 डिग्री यामोत्तर यानी को प्रमुख यामोत्तर मान लिया गया, जो ग्रीनविच नामक, लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से क्या होता है, गुजरता है दोस्तों। और वहाँ से 0 से पश्चिम की ओर 180 डिग्री 180 लाइनें खींची गई, और वहाँ से पूरब की ओर भी 180 लाइनें खींची गई दोस्तों। तो इस तरह से आपका 360 यानी 360 रेखाओं में पूरे पृथ्वी को हमने क्या कर दिया, विभाजित कर दिया दोस्तों।
तो 180 पे जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पूरब जाने पे, पश्चिम जाने पे तिथि में बदलाव आता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम थोड़ा सा मानक समय पढ़ लेते हैं। क्या दोस्तों, मानक समय पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मानक समय क्या होता है दोस्तों, कि जो समय, जैसे इसके पहले हमने बताया कि अक्षांशों के आधार पे हमने ताप कटिबंध क्या क्या विभाजन किया, उसी तरह देशांतर के आधार पे हम क्या करते हैं, समय को विभाजन करते हैं, समय को कैसे मापते हैं। तो दोस्तों बस आप ये याद रखिए कि 0 से पूरब जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि 0 से पूरब की ओर जाएंगे तो हमेशा समय में प्लस होगा, और 0 से पश्चिम में जाएंगे तो हमेशा समय में क्या होगा, माइनस होगा। पूरब मतलब सूरज उगता है, सूरज हमेशा क्या होता है, प्रगति का प्रतीक होता है, तो हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो यानी कि पूरब की ओर जाइए तो क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा, और पश्चिम की ओर जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, घटेगा। तो अब जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो क्या है, प्रमुख यामोत्तर है, प्रमुख यामोत्तर है, तो इसके पूरब की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, पश्चिम की ओर जाएंगे तो ये क्या होगा, आपका घटेगा। अब दोस्तों आपको ये पता है कि पूरी पृथ्वी 360 डिग्री में बटी हुई है, और एक दिन में 24 पृथ्वी जो है 24 घंटे घूम जाती है। तो यानी कि 24 घंटे में क्या हो गया, 360 घूमती, एक मिनट में जो है, एक मिनट में ये 4 डिग्री घूमता है। एक मिनट में जो पृथ्वी है ये क्या करती है, 4 मिनट घूमती है। यानी जैसे ही 1 मिनट में 4 घूमे, 15 मिनट में कितना घूम जाएगी दोस्तों, 15 मिनट में कितना घूम जाएगी, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। ठीक है दोस्तों, तो 15 मिनट यानी कि 1 मिनट में 4 डिग्री घूमती है, 15 मिनट में 60 घंटा घूमती है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा जो है 0 डिग्री का जो प्रधान यामोत्तर है, इसको हम यहीं से पूरब की ओर जाने पे जोड़ते हैं और पश्चिम की ओर जाने पे क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ से आपको ये पता है दोस्तों, यहाँ से अक्षांश रेखाएं होंगी पूरब की ओर, कोई 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 जो 10 जो भी होगा दोस्तों, 180 तक ये बढ़ता चला जाएगा, 1 से लेके 180 तक बढ़ता चला जाएगा दोस्तों। तो अब ये जो होगा, यदि हमको ये पता चल जाए कि समय निकालना है, तो यहाँ पे जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे लंदन है, जो लंदन से गुजर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर दिन के क्या होते हैं, 12 बजते हैं दोस्तों, क्या होता है, दिन के 12 बजते हैं। तो जब यहाँ पे अगर हम मान ली एक बिंदु पे पता चल गया कि वहाँ पे दिन के 12 बज रहे हैं, अब हमको ये निकालना है कि उस वक्त जो है बाकी के हिस्सों में कितना समय हो रहा हो। कि लंदन में आप हैं, लंदन में क्या है, आप हैं, वहाँ पे दिन के 12 बज रहे हैं, दिन के 12 बजे हैं। तो अब ये पता लगाना है कि हमको ये पता लगाना है कि भारत में कितना होगा। तो भारत में कितना होगा हम ये तभी पता कर पाएंगे कि ये जो 0 से भारत कितने डिग्री पे है, क्या पता लगा, भारत 0 से कितने डिग्री पे है। तो भारत जो है, भारत ये हमारा प्यारा भारत, भारत का जैसे लंदन का जो मानक मान लिया गया कि जो 0 है वही हमारा क्या है, मानक है। लेकिन जब भारत में आएंगे तो भारत में 0 डिग्री है नहीं, तो भारत में कोई न कोई ऐसी देशांतर रेखा गुजरती है, क्षेत्रफल है वह बड़ा है, तो वहां से एक रेखा तो गुजरेगी नहीं, यानी कि बहुत सारी रेखाएं गुजरती हैं। तो ये पाएगा कि भाई किसको हम माने कि हम इसको इसी के अनुसार हम समय की गणना करेंगे, यानी मानक समय किसको हम मानेंगे। तो कहा गया ठीक है, हम ऐसा समय लेते हैं कि भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, यानी कि जो आपका अरुणाचल प्रदेश, और जो पश्चिमी क्षेत्र है यानी गुजरात, यहाँ में कोई ज़्यादा अंतर न हो, यानी जो समय
गुजरात में हो, ठीक वही क्या हो आपका अरुणाचल प्रदेश में हो। तो इसीलिए जो भारत से गुजरने वाली 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री जो भारत से गुजरती है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को मान लिए क्या है, यही हमारा क्या है, मानक समय है। यही हमारा क्या है, मानक समय है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, मानक समय है। इसी रेखा को हम मानते हैं कि इस रेखा पे जो समय होगा वह समय पूरे भारत में होगा। इस रेखा पे जो समय होगा वही क्या होगा, पूरे भारत में होगा। इसलिए इस रेखा को मानक देशांतर रेखा कहते हैं, यानी इसी से हमारी जो है समय का निर्धारण होता है। तो आइए अब हम निर्धारित करते हैं, कैसे निर्धारित करेंगे। तो आपने जान लिया है कि 1 मिनट जो है, 1 मिनट जो है क्या है आपका दोस्तों, 4 डिग्री होता है। ठीक है, 1 मिनट में 4 डिग्री होता है। तो यानी कि 4 डिग्री में 1 मिनट होता है। ठीक है दोस्तों, 15 डिग्री में आपका क्या होता है, 1 घंटा हो जाता है। 15 डिग्री में आपका क्या होता है, 1 घंटा हो जाता है। तो बताइए दोस्तों, ये 82.5 है, तो 75 डिग्री में आपका कितना हो जाएगा, 5 घंटा हो जाएगा दोस्तों, होगा 15 5 75, 75 डिग्री में 5 घंटा हो गया। ठीक है दोस्तों, और आपको ये पता है कि 75 से ये कितना ज़्यादा है, 7.5। तो 15 डिग्री में आपने ये पढ़ा, 15 डिग्री में आपने ये पढ़ा कि क्या होता है, 1 घंटा होता है। ठीक है दोस्तों, तो 7.5 डिग्री में कितना हो जाएगा, आधा घंटा। कितना हो जाएगा दोस्तों, आधा घंटा। तो 75 में यानी कि 75 प्लस 7.5 हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 82.5। और 75 में 7.5 हम जोड़ दिए तो 82 आ गया, यानी कि ये 82.5 और 75 का मतलब 5 घंटा और ये आधा घंटा। यानी कि हमारा जो मानक समय है, हमारा जो मानक समय है 0 से क्या है, 5.5 घंटा आगे है। यानी कि लंदन में जब 12 बज रहा था तो हमारे यहाँ उसमें 5.5 घंटा जोड़ देंगे, यानी शाम का 5:30 बजेगा दोस्तों। तो आपको हमने ये दिखाया कि किस तरह से किसी भी देश का मानक देशांतर यदि पता हो तो हम उस देश का टाइम ज्ञात कर सकते हैं, यदि लंदन का टाइम हमको पता हो। या यूं कहें कि किसी भी देश का यदि मानक देशांतर पता हो और वहाँ क्या समय हो रहा हो तो उसके संदर्भ में हम किसी भी देश का टाइमिंग निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा कि देशांतर रेखाएं कैसे निकालते हैं। देशांतर रेखाएं आपको बताएं दोस्तों कि हमारी जो 82.5 देशांतर रेखा है, ये जो है हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और भारत के अगर देना चाहेंगे तो भारत के जो है इलाहाबाद में, जो पहले नैनी से था, अब जो है इसको बदल दिया गया है, मिर्ज़ापुर से गुजरती है। तो भारत के उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से क्या होती है, ये गुजरती है हमारी 82.5 देशांतर रेखा। अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों में दोस्तों अगर हम आपको यूँ कहें, आप याद कर सकते हैं, तो याद करने के लिए हम आपको एक छोटा सा ट्रिक देंगे जिसको आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। इसका नाम है दोस्तों आओ छमऊ। ऐसे आप याद कर सकते हैं, एक ट्रिक है, ऐसे याद नहीं होता है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आओ का मतलब हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ओ का मतलब हो गया उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये है जो इन 5 राज्यों से हमारी जो है 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो गुजरती है। और यही हमारा जो क्या है, मानक समय है, जो लंदन के ग्रीनविच स्थान से जो है 5.5 घंटा आगे है। तो दोस्तों आपने ये सीखा कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाओं के द्वारा कैसे हम पृथ्वी को समय निर्धारण करते हैं, और यदि किसी स्थान का समय
पता हो, देशांतर पता हो, तो किसी दूसरे देश का भी समय और देशांतर हम पता कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में तीसरे चैप्टर के साथ। आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और अपना महत्वपूर्ण जो कमेंट है उसमें सुझाव दीजिए कि किस तरह से इस क्लास को हम और बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।